हमारे साथ आज मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ के अधिवक्ता हमारे अग्रज श्री अजीत रंजन एडवोकेट जी। और आज हम वसीयत पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वसीयत क्या होती है, वसीयत करना क्यों जरूरी होता है, कितने प्रकार की होती है और वसीयत को चलन कैसे कर सकते हैं। भैया का एक यूट्यूब चैनल भी है अजीत रंजन ऑफिशियल, पर भी विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहते हैं वसीयत क्या होती है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि संपत्ति विवादों के लिए एक बहुत ही उपयोगी डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन किया जाता है जिसमें कि जो वसीयत करता है जी वह अपने जिस भी संपत्ति को जी जिसके नाम पे भी अपने मरणोपरांत जी चाहता हो कि वो संपत्ति, वो कोई भी संपत्ति उसके नाम पे चली जाए, वो देना चाहता हो, तो वो एक डिक्लेरेशन पेपर मतलब तैयार करवाता है। उसमें अपने संपत्तियों का विवरण डालता है और पूरी व्यवस्था के बारे में जिक्र करते हुए कि वो उस समय साउंड माइंड का है और माइनर नहीं है, बालिग है और पूरे मतलब होशो हवास में तो बिना किसी दबाव में वो ये संपत्ति वाई के नाम पे कर रहा है, बिना किसी भय लालच के, बिना किसी दबाव के वाई को देना चाहता है अपने मरणोपरांत। भैया यहाँ पे जानना चाहते हैं कि वसीयत कौन कर सकता है, वसीयत करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वसीयत जो है आप ये समझ लीजिए कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जी, इसके अंतर्गत जो है इसकी परिभाषा सेक्शन 2H में दी हुई है जी। और सेक्शन 59 बताता है कि कौन वसीयत कर सकता है, जिसमें कि ये स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। जी जी हाँ, थोड़ा सरल शब्दों में कि कोई भी साउंड माइंड जी, कोई भी साउंड माइंड जो कि माइनर ना हो, यानी कि कोई भी बालिग और एकदम समझने में सक्षम व्यक्ति वसीयत करवा सकता है, वसीयत कर सकता है। लेकिन ये वसीयत जो है, जो लीगल इसके जो क्लॉज होते हैं उसमें ये है कि वसीयत लागू होगा उस व्यक्ति के मरने के बाद। जो वसीयत करता है तो उसके मरणोपरांत ही वह एक्टिव होगी, उसके मरणोपरांत। इसके पहले वह निष्क्रिय रहेगी, उसके पहले वो निष्क्रिय एक डिक्लेरेशन पेपर के नाम मतलब पेपर जैसी होगी कि उसने डिक्लेयर कर तो दिया है, लेकिन उसे अगर जिसके नाम पे उसने वसीयत करी है वो चाहे कि उस प्रॉपर्टी को वो एक्वायर कर ले तो वो नहीं कर सकता जब तक कि जो वसीयत करता है उसकी मृत्यु ना हो गई हो और वो वसीयत सिंगल वसीयत ना हो, यानी कि कोई नई वसीयत ना करके गया हो। वो कहने का मतलब यह है कि वसीयत करता जो है उसके मरणोपरांत ही वसीयत एक्टिव होगी जी, और उसके बाद वो दूसरी वसीयत भी कर सकता है। वो चाहे तो अपने जीवन काल में कई वसीयत कर सकता है, लेकिन मान्य केवल वही होगी जो उसने लेटेस्ट में करा हो। मतलब मरने के टाइम जो लास्ट टाइम उसने किया होगा लेटेस्ट में वही मानी जाएगी। इसके पहले मान लीजिए अगर वो किसी वाई व्यक्ति को वसीयत कर देता है जी, और उसके बाद वो फिर एक्स को भी कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को भी कर सकता है, वो कर सकता है। उसमें वो चाहे तो मतलब वसीयत देखिए ऐसे तो कई प्रकार की होती हैं, कंडीशनल भी होती हैं, ठीक है, उसको रिवोकेबल भी किया जा सकता है, कुछ शर्तें लगा के भी वसीयत की जा सकती है कि अगर फला ने या एक्स ने वाई को अगर वसीयत किया है और उसमें उसने कंडीशन लगा दी है कि वाई जो होगा वो इतने साल बाद वो फला जगह पे मतलब अगर उसने ये कंडीशन लगा दी कि फला व्यक्ति से शादी करेगा या फला उससे मतलब कुछ भी कंडीशनल, तो उस कंडीशन को मतलब फॉलो करने के बाद ही वो वसीयत लागू। बहुत ही रोचक जानकारी आपने बताई। कई बार सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों के माध्यम से अक्सर देखने और सुनने को मिलता रहता है कि बुजुर्ग लोग वसीयत करते हैं कि अगर फला लड़की से आपने शादी कर ली जो उनकी अपनी कोई सगी संबंधी होती है तो ये प्रॉपर्टी आपको मरणोपरांत मिल जाएगी। तो ये होती है कंडीशनल वसीयत। और दूसरी कंडीशनल वसीयत भी हो सकती है कि अगर वो आप फला व्यक्ति की सेवा करेंगे, उनकी दवाई इलाज कराएंगे, उनकी देखरेख करेंगे, इस तरीके से कंडीशन भी हो सकती है। कुछ भी कंडीशन लगाई जा सकती है, कोई भी कंडीशन इसमें वैलिड हो सकती है। अगर जो ट्रस्टर है, जो वसीयत करता है, अगर वो कह रहा है कि सपोज कीजिए उसका कोई मतलब कोई किसी छोटे बच्चे के नाम पे कर रहा हो और उसके गार्जियन हो, तो गार्जियन को एक मतलब या उस वसीयत में उनका जिक्र कर सकता है कि फला जो बच्चा है वो 18 साल की उम्र के बाद उस संपत्ति का मालिक होगा और वह संपत्ति तब तक निगरानी करता जो होंगे उस बच्चे के, उनके जिम्मे रहेगी। उसका
यूज वो कर सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते, मतलब कंडीशंस लगा सकते हैं उसमें। कंडीशनल वसीयत हो सकती है। कंडीशनल वसीयत हो तो सकती है। सरल शब्दों में अगर हम समझे तो वसीयत एक तरीके का इच्छा पत्र है। इच्छा पत्र। जो वसीयत करता होता है उसकी इच्छा उस पर लिखी होती है कि मरणोपरांत उसकी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा किसको जाए। वो चाहे तो जैसे अगर बाई चांस सपोज कीजिए कोई पिता है, उनके 3 पुत्र हैं और वो अपनी संपत्तियां उन तीनों पुत्र में अपने हिसाब से बांटना चाहता हो और कोई विवाद अपने मृत्यु के बाद वो ना चाहता हो, तो वो चाहे तो अपनी वसीयत में वो अपनी सारी संपत्तियों को 3 हिस्से में विभाजित कर सकता है। और उसकी मृत्यु के बाद जैसे आए दिन आपने देखा होगा गांव घर में या मोस्टली जो रूरल एरिया है वहां पे ऐसी चीजें होती हैं कि वसीयत करके अगर कोई नहीं गया होता है तो जितने भी सह खातेदार होते हैं या जो अन्य उत्तराधिकारी होते हैं आपस में विवाद करते हैं कि हमें, मतलब सपोज कीजिए कि सड़क किनारे की कोई जमीन हो तो वो चाहते हैं कि नहीं हमारा जो हिस्सा पड़े वो सड़क के पास पड़े ताकि हम उसमें कुछ व्यवसाय कर सकें। तो ऐसे विवाद के लिए फिर उनको बंटवारे का वाद डालना पड़ता है। अगर वो खेती की जमीन होती है तो फिर वो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के हिसाब से एसडीएम कोर्ट में बंटवारे का वाद डालते हैं। मतलब यूं कह सकते हैं कि भविष्य में झगड़ा न हो जी। और अगर वही वसीयत में अगर उनके जो वसीयत करता है अगर वही लिख के चले गए हों कि फला जो हिस्सा है वो एक्स को मिले और फला हिस्सा जो है वो वाई को वो चला जाए, या उस तरफ का जो हिस्सा है वो जेड को मिल जाए, तो फिर उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। नहीं होता। अच्छा, एक नया क्वेश्चन उत्पन्न होता है यहाँ पे, वसीयत किसको की जा सकती है? क्या अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव को कर सकते हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन को भी वसीयत कर सकते हैं? किसी भी कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले तो कोई भी साउंड माइंड का व्यक्ति, कोई भी मेजर व्यक्ति यानी कि बालिग वसीयत कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो चुकी है। जी। और वह किसी को भी XYZ किसी को भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो अपने परिवार वालों को करे, वो अपने रिश्तेदारों को भी कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को भी कर सकता है। वह चाहे तो अपनी संपत्ति अपने मरने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दे सकता है, अपनी वसीयत में डिक्लेयर कर सकता है कि ऐसा है, मेरी संपत्ति का जो है उपयोग सरकार करे। अगर हम बात करें कि वसीयत के प्रकार, वसीयत कितने प्रकार की होती है? वसीयत जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल होती है, जी, प्रिविलेज्ड होती है, जनरल वसीयत जो होती है वो अनप्रिविलेज्ड होती है। नॉर्मली ऐसा वो किया जाता है। रजिस्टर्ड वसीयत और नोटराइज वसीयत में क्या अंतर होगा? रजिस्टर्ड वसीयत और नोटराइज वसीयत में ये फर्क है कि रजिस्टर्ड, आप देखिए कोई भी चीज रजिस्टर्ड होती है उसकी वैधानिकता साबित करने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चीज जैसे रजिस्ट्री आप करवाने जाते हैं तो उसके गवाह भी आपके साथ आप लेके जाते हैं, उन सबके बायोमेट्रिक होते हैं। रजिस्ट्रार जो सक्षम अधिकारी होता है उसके समक्ष होते हैं जहां पे आपके बयान लिए जाते हैं। तो इसीलिए रजिस्टर्ड वसीयत की वैधानिकता बहुत ज्यादा आपको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नोटराइज जो वसीयत है उसकी वैधानिकता कई बार चैलेंज कर दी जाती है, लेकिन वो भी उचित है क्योंकि अगर मैं केस लॉस की बात करूं तो सेक्शन 18 रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये साफ ये कहा गया है कि विल यानी कि वसीयत जो है उसका रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है। और एक सुप्रीम कोर्ट का केस है नारायण सिंह वर्सेस कमला देवी जिसमें कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर वसीयत अनरजिस्टर्ड हो तो भी उसकी जेन्युइननेस जो है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि वसीयत रजिस्टर्ड कराना ही जरूरी है, अगर आप चाहें तो नोटराइज भी करा सकते हैं। आप चाहें तो उसको नोटराइज भी करवा सकते हैं। और अगर उसमें कोई मतलब आपत्ति दर्ज करवाता है कभी तो उसके लिए या उसको लागू करवाना होता है आपत्ति के बाद भी तो प्रोबेशन का एक केस पड़ता है जी, प्रोबेट करवाते हैं उसको सिविल कोर्ट में और उसके बाद वो हो जाती है अगर आपसी सहमति ना बन पा रही हो तो, विवाद हो रहा हो तो। और अदरवाइज नोटराइज वसीयत भी मान्य है। क्या रजिस्टर्ड वसीयत को भी चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। कुछ टेक्निकल चीजें जो हो, कई बार ऐसा, थोड़ा सा प्रोसेस बता दीजिए, रजिस्टर्ड वसीयत को चुनौती कैसे दें? कोई भी ग्राउंड लिया जा सकता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई ऐसी जमीन थी जिसका कि अभी बंटवारा नहीं हुआ था, पुश्तैनी जमीन हो और उसकी वो वसीयत मतलब किसी पर्टिकुलर हिस्से की, क्योंकि आप क्या होता है कि वसीयत में आप अपने उसके साथ साथ लोकेशन भी बताते हैं तो उसको आप किसी के नाम पे कर दें, या ये समझ लीजिए कि आप उसमें रजिस्टर्ड वसीयत में ये कहें कि भाई जो फला व्यक्ति हैं वो मतलब
फर्जी तरीके से या किसी को वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं था, स्वस्थ व्यक्ति नहीं थे, जो वसीयत करता था वसीयत करने के टाइम स्वस्थ नहीं था और उसको किसी भी तरीके का भय या लालच दे के, मतलब किसी भी तरीके से कोई मेडिकल रिपोर्ट ले आए कि भाई ये अनसाउंड माइंड थे या इनको ये समस्या थी जिसमें कि आदमी भ्रमित हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में किसी ने लाभ उठा के उनको वसीयत करवा ली है, उनको रजिस्ट्रार के आगे पेश कर लिया। वो बोलते तो सही थे लेकिन उनकी सोचने समझने की शक्ति इतनी ठीक नहीं थी, उसका कोई प्रूफ ले आए, कोई भी ऐसी चीजें उठा के वो टेक्निकल चीजें ला सके, तो वसीयत को क्वेश्चन किया जा सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि वसीयत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वसीयत को चुनौती कैसे दे सकते हैं। तो वसीयत से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में उत्पन्न हो रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि यूट्यूब चैनल अजीत रंजन ऑफिशियल, जिस पर आप विजिट कर सकते हैं, कानून से जुड़े रोचक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे निरंतर वीडियो लेकर आया करते हैं और आप लोगों के लिए नई जानकारी लेके आते हैं। तो आप लोग सर्च कीजिए उसको और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने मित्रों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाएं। तो विनम्रता के साथ